हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, टाइटल है ऑपरेशन ऑक्टोपस। हाउ डिड अजीत डोवल प्लान हिज मास्टर स्ट्रोक फॉर पीएफआई। अच्छा, और याद है मुझे जब ये न्यूज़ आई थी और जब बताया था उन्होंने कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो वही था ना कि इतने अलग अलग हाथों से अलग अलग जगह पे जो फैले हुए थे उनको पकड़ने के लिए वो ऑक्टोपस की तरह हाथ हर जगह करके इनको इकट्ठे एक ही टाइम पे ग्रैब करना था, पकड़ना था। तो वही वजह थी। तो हमने, मुझे याद है जब हमने वीडियो किया था तब इन्होंने वो बात की, मेरे को ओ यार तभी क्या अच्छा नाम चुना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे जो दूसरे 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ये तो भी लेटेस्ट है यार, ये मजेदार। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। या तो कमाल है। 27 सितंबर को मंगलवार का दिन शुरू हुए 3 घंटे हो चुके थे और बाकी दिल्ली की तरह शाहीन बाग भी गहरी नींद सो रहा था। तब से शाहीन बाग नई दिल्ली का वो कुख्यात इलाका जिसे अभी 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। तो शौक में शाहीन बाग के निवासी बाकी दिल्ली के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सोया करते हैं और इसका कारण आपको यहाँ रहने वाला एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। वो आपको बताएगा कि उसकी मर्जी के बिना उसके शाहीन बाग में भारत की फौज भी प्रवेश नहीं कर सकती। फिर इन चोरों और पुलिस वालों की तो औकात ही क्या है। अपने इसी घमंड में चूर शाहीन बाग नींद के नशे में डूबा हुआ था कि सुबह के ठीक 3 बजे यहाँ स्थित एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चैन की नींद सो रहा इस घर का मालिक अपनी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठता है। पहले फोन में टाइम देखता है और फिर अपनी सलवार का नाड़ा ठीक करता है और फिर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, खाकी वर्दी पहने 4 अत्यंत हट्टे कट्टे नौजवान इसे धर दबोचते हैं। इससे पहले कि इसके घर वाले को समझ पाते, दिल्ली पुलिस के पहलवान इस आदमी को बाहर खड़ी एक वैन में डाल यहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने पति को ऐसे किडनैप होते देख इस आदमी की पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। जल्दी 10-15 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और अपने पड़ोसी को बचाने के लिए बाहर जाने वाली गली की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अपने इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाते। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज शाहीन बाग के इस मोहल्ले को चारों तरफ से घेर चुके थे। कमांडोज जिन्हें केवल एक ही ऑर्डर दिया गया था कि ना ही कोई इस मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर। शाहीन बाग में रहने वाले लोगों को आज पता चलने वाला था कि उनके इस इलाके के बारे में कही जाने वाली वो कहावत आखिर कितनी ज्यादा गलत है। आज की सुबह शाहीन बाग के एक नहीं बल्कि कई मोहल्लों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया था और इन मोहल्लों में रहने वाले 12 लोगों को आज एक साथ एक समय पर उठा लिया गया था। शाहीन बाग में रहने वाले 12 लोग जिनकी पहचान तो अलग अलग थी लेकिन इनका अपराध बिल्कुल एक था। ये सभी के सभी पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। सितंबर से करें एक ये साल सभी की सभी गिरफ्तारियां एनआईए और ईडी के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत की जा रही थी। देश के 15 राज्यों में एक साथ एक समय पर लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन जो इतना ज्यादा सीक्रेट था कि 12 घंटे पहले तक लोकल पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। एक ऑपरेशन जिसे RNAW और IB की सहायता से खुद गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवल ने प्लान किया था। ऑपरेशन जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत में फैले पीएफआई के नेटवर्क का संपूर्ण विनाश करना। हिंदू मुक्त भारत का सपना देखने वाले पीएफआई का संहार करने के लिए रचे गए इस चक्रव्यूह को नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऑक्टोपस
कितने ब्रांचेस थे उसके ऑल ओवर? हिस्ट्री ऑफ हेट्रेड। अपनी कंट्री को तबाह कर। पीएफआई के इतिहास पर एक नजर डालते ही सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो ये कि आज तक इसके ऊपर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया। चाहे वो केरल के मराठ बीच पर हुआ हिंदू नरसंहार हो या फिर शिमोगा का चाकू कांड। पीएफआई के लिए केंद्र और राज्य में बैठी हमारी सरकारें हमेशा नेत्रहीन ही क्यों बनी रही। पीएफआई के इतिहास और विस्तार को समझने के लिए आप यहाँ क्लिक कर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। आईबी और आरएनडब्ल्यू जैसी एजेंसी सालों से पीएफआई के ऊपर अत्यंत चिंताजनक इंटेलिजेंस इनपुट्स देती आ रही हैं। केरल हाईकोर्ट ऑन रिकॉर्ड पीएफआई को एक हिंसक और अतिवादी संगठन करार दे चुकी है। खुद केरल पुलिस हाई कोर्ट में पीएफआई के ऊपर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े जमा करा चुकी है। तो फिर पीएफआई के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? वो इसलिए क्योंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का मतलब था माइनॉरिटी वोट बैंक को नाराज करना, और ऐसा करने की हिम्मत तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कभी थी ही नहीं। क्यों है ना बीजेपी। अब देखो, देख लिया। आधिकारिक रूप से तो पीएफआई का जन्म 2007 में हुआ, लेकिन उससे पहले ये संगठन एनडीएफ और आईएसएस के रूप में देश भर में वर्दीधारी परेड्स निकालता रहा, दिन दहाड़े हिंदू नेताओं को अत्यंत क्रूर तरीके से मारता रहा, दंगे करवाता रहा, हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाता रहा और विदेशी फंडिंग से हथियार और गोला बारूद के अंबार लगाता चला गया। ये सब होता रहा, लेकिन आज तक कोई पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज पीएफआई ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने हाथों से बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ गई। एनएस अजीत डोवल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के ऊपर बैन लगाना तो चाहते थे, लेकिन अभी नहीं बल्कि 2023 में। यदि पीएफआई ने अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बरता होता, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश ना की होती, तो शायद उसको 1 साल का जीवन दान और मिल गया होता। लेकिन विदेशी फंडिंग और सपोर्ट के नशे में चूर या अतिवादी संगठन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जिन्हें और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वैसे तो पीएफआई के इतिहास की किताब नफरत और खून में सने पन्नों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात की जाए तो पीएफआई से जुड़ी कुछ घटनाओं को निर्णायक जरूर कहा जा सकता है। जुलाई 2022 में एक दिन बिहार में स्थित फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ इकरार अहमद को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खाली मांस खाने वालों, तुम असली मुसलमान आखिर कब बनोगे? तुम प्रॉफिट की महानता का गुणगान आखिर कब करोगे? पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे हैं, तुम कब तक एक मुर्दे की तरह ऐसे जिंदा रहोगे? कल को जब अल्लाह ताला तुमसे सवाल पूछेगा, तुम उसे क्या जवाब दोगे? क्या मुंह लेकर उसके सामने जाओगे? 10 जुलाई को नमाज जुम्मा के टाइम पर नया तौला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने इश्क रसूल को साबित करो। इसके अगले ही दिन एसएचओ इकरार अहमद के बयान को आधार बनाते हुए अलग अलग धाराओं में एक 0 एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर के बाद बिहार पुलिस इस मैटर को भूल जाती है और इस मामले में आगे कोई जांच नहीं की जाती। लेकिन जल्दी केंद्र सरकार ये घोषणा करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई के दिन पटना और देवगढ़ का दौरा करेंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट मोड में चली जाती हैं और अब बिहार पुलिस को भी उस व्हाट्सएप मैसेज की जांच शुरू करनी ही पड़ती है। ये जांच बिहार पुलिस को फुलवारी शरीफ पहुंचा देती है, जहां 10 जुलाई के दिन अहमद पैलेस के ऊपर रेड्स कर दी जाती हैं। रेड जो पीएफआई के पतन की नींव रखने वाली थी। इन छापों में गिरफ्तार किए गए लोगों में सिमी का मेंबर अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का एक पूर्व एसआई मोहम्मद जलाउद्दीन भी शामिल था। ये दोनों ही लोग फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े युवाओं को आतंकी बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। इनके पास से पुलिस को होश उड़ा देने वाले कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिनमें भारत को एक हिंदू मुक्त इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान विस्तार में लिखा हुआ था। ऐसे ही 7 पन्नों वाले एक डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। अतहर परवेज और मोहम्मद जलाउद्दीन से मिली जानकारी के आधार पर पीएफआई के और भी कई ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया जाता है। इन सबको एक साथ एक कमरे में बिठा सलीके से पूछताछ की जाती है और तब जाकर यह खुलासा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बिहार दौरे के दौरान पीएफआई द्वारा खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी। यही गलती कर बैठे, गुस्सा है, बस यही गलती कर दी उन्होंने।
आईबी से मिले इनपुट के आधार पर 15 जुलाई 2022 के दिन एक मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को गिरफ्तार किया जाता है। पीएफआई का एक मेंबर जिसके फोन में गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप और इस ग्रुप से जुड़े अनेकों अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स मिलते हैं। इस ग्रुप में पोस्टेड मैसेज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पीएफआई की पकड़ वाले राज्यों की एटीएस और सीआईडी को तुरंत हाई अलर्ट मोड में जाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। 15 जुलाई के ही दिन बिहार पुलिस पटना के सब्जी बाग में स्थित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के ऑफिस पर छापा मारती है। पीएफआई की इस राजनीतिक पार्टी के ऑफिस से एक बड़ी मात्रा में राष्ट्र विरोधी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जिनकी जांच पूरी होने के बाद 20 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में पीएफआई के नेटवर्क को 24/7 सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है। बिहार और यूपी पुलिस की शुरुआती रेड्स के बाद पीएफआई के ऊपर नकेल कसने का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया जाता है और 28 जुलाई के दिन एनआईए पटना, दरभंगा, चंपारण, नालंदा और मधुबनी में कुल 10 जगह छापे मारती है। दरभंगा की रेड्स में नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम नामक 3 पीएफआई मेंबर्स के घरों से मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स के रूप में अत्यंत ज्वलनशील सबूत बरामद किए जाते हैं। पीएफआई के विरुद्ध इकट्ठा किए गए सबूत ही कारण थे कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए को पीएफआई के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा करने के लिए एक साथ बैठना ही पड़ता है। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में आईबी चीफ तपन डेका और आरएनएडब्ल्यू के हेड सामंत गोयल को भी बुलाया गया था। अमित शाह चाहते थे कि पीएफआई के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पहले उसके लीडर्स के ऊपर हर प्रकार की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, दिन भर में किस किस से मिलते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, उनके घर और दफ्तरों में किस किस का आना जाना है, उनके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को पीएफआई से जुड़ी इस प्रकार की हर जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे दिया जाता है। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को इंटेलिजेंस कलेक्शन का जिम्मा सौंपने के बाद एनएसए अजीत डोवल राजनीति की बिसात पर पीएफआई के विरुद्ध वो ही धार्मिक चाल चलना शुरू कर देते हैं जिसे वो खुद दशकों से खेलता आ रहा था। पीएफआई के ऊपर कोई भी कार्यवाही करने से पहले एनएसए डोवल उसके पीछे से आम मुसलमान की सपोर्ट कमजोर करना चाहते थे और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 29 जुलाई के दिन AISSC द्वारा आयोजित इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े मुसलमान नेताओं द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर पीएफआई के ऊपर तुरंत बैन लगाने की मांग की जाती है। पिछले 2 साल से हम एक बार आपसे अवसर से जा रहे हैं कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। एक तरफ अजीत डोवल धार्मिक नेताओं के रास्ते पीएफआई के पीछे से आम मुसलमान का समर्थन कमजोर करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आईबी और आरएनएडब्ल्यू, एनआईए और ईडी के साथ मिल पीएफआई की कुंडली तैयार कर रहे थे और इसका शुभ आरंभ केरल और कर्नाटक से किया गया था। भारतीय एजेंसीज जानती थी कि इन दोनों ही राज्यों में पीएफआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ पीएफआई के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। इसी के चलते आईबी और आरएनएडब्ल्यू पीएफआई में काम कर रहे अपने अंडर कवर एसेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इन एसेट्स को पीएफआई के नेताओं की दिनचर्या और गतिविधियों के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। इसके अलावा पीएफआई के उन मेंबर्स की सूची भी बनाई जाती है जो अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अपने जिले या शहरों में दंगे भड़काने की क्षमता रखते थे। in action. 4 अगस्त 2022 के दिन गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए वापस नहीं निकलते बल्कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए वहीं रुक जाते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ होने वाली इस मीटिंग में पीएफआई के अंत की शुरुआत पर चर्चा की जानी थी। इस मीटिंग के 3 दिन बाद पीएफआई के ऊपर बैन कैसे लगाया जाए इस स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए एक एक्शन टीम का गठन कर दिया जाता है। इस टीम में दिल्ली और कर्नाटक के ऑफिसर्स के अलावा इंटेलिजेंस के लोगों को भी शामिल किया गया था। इनके अलावा इस टीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पोस्टेड ऐसे ऑफिसर्स की एक सूची भी तैयार की गई थी जो पहले भी इस प्रकार के संवेदनशील केसेस में काम कर चुके थे। इस मल्टी एजेंसी स्क्वाड को अब कई मोर्चों पर पीएफआई से युद्ध लड़ना था और वो भी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे देश में। इन ऑफिसर्स का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था जिनका इस्तेमाल कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई रूपी सांप का फन
पूरी तरह कुचला जा सके। कमाल है यार, व्हाट, बहुत ही ब्रिलियंटली इट हैज बीन मेड। मैं तो हर बारी इनकी वीडियोस को प्रेस करती हूँ और आज पता चल रहा है। हम लोगों को लगता था कि भैया हाँ एक मिशन जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस किया है और उससे, पर अब पता चल रहा है कि कितना वो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन थी और कितना काफी सोच समझ के क्या था, ब्रेन और टाइम लगा के किया गया। काफी मतलब मेहनत लगती है पूरे प्लान आउट करने में। और देखिए ट्रिगर पॉइंट वही था कि मोदी जी का असैसिनेशन करने की सोच रहे थे। तो ये बात अलग है कि 2047 में इस्लामिक रूल आने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है। मगर लोग बोल सकते हैं ठीक है एजेंडा है, फ्यूचर में है, उसको ख़त्म कर देंगे। मगर असैसिनेट करना, ये सोचना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से इमीडिएटली जो है शुरू हो गया काम कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया अब। नहीं, और ये इतना बड़े क्यों, मैं यही क्या सोच रही हूँ कि क्योंकि पीछे वाली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उसी टाइम उन पे एक्शन लेके उनको खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग, इतनी उनकी हिम्मत हो गई कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा तुम सोच रख रहे थे और कुछ ट्राई कर रहे थे। काफी अच्छा है, बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हुआ था। हाँ, कितना मतलब स्मार्टली किया गया है। मोदी जी और जो अमित शाह है और अजीत डोवल ने मिलकर इतना अच्छा प्लान, और जो लोग देख रहे हैं और उनको मोटिवेशन मिलेगी रॉ में ज्वाइन करने की, तो बहुत अच्छी बात है। वी नीड टू मेक दीज एजेंसीज रियली स्ट्रांग और मल्टीपल ऐसी बननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्लीपर सेल्स भी थे पीएफआई के अंदर, तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग भी थी कि पहले आपने अपने बंदे भेज दिए पीएफआई में, फिर आप निगरानी कर रहे हैं, उसके बाद आपने एक्शन लिया और बहुत ही, और ट्रिगर पॉइंट तो पता ही है क्या था। तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने खुद ही कहा था कि कुछ अपनी लाइन से आगे बढ़ गए थे, तो दे आर क्रॉस द लाइन, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। नहीं तो एक साल और लग होके फिर इनके ऊपर एक्शन होना था, पर बिकॉज ऑफ दैट एक साल पहले ही उनको ये सब फेस करना पड़ा है। पर दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और मैं तो कह रही हूँ ये वीडियो हर एक को दिखाओ, क्योंकि वो हमने जो वीडियो देखी थी वो कौन सी थी जिसमें एक इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो पीएफआई को सपोर्ट कर रहे थे। उनको बोलो तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे क्या? उनको आंखें खोलनी चाहिए हर एक इंसान की जो इंडियन है, ताकि उन्हें पता चले कंट्री में हो क्या रहा है और तुमको पता मिस इन्फॉर्म कौन कर रहा है, तो ताकि तुम तो जागो कि वो मिस इन्फॉर्म कर रहे हो, वो तुम हमारी कंट्री के अगेंस्ट है जो तुमको ये गलत बातें बता रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट जल्दी से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।